चिश्ती साहब, ज़रा पहले हम बात कर लेते हैं इस वक्त पाक अफ़गान ताल्लुकात के हवाले से, पाक अफ़गान मुज़ाकरात के हवाले से। जो हमने देखा कि इसके इब्तदाई 3 अदवार जो हैं इन पीस टॉक्स के कतर में जो कि नाकाम हुए, अनकन्क्लूसिव रहे, और पाकिस्तानी वफ़द जो है रिपोर्टेडली वापस आ रहा था कि अचानक उनको वापस कॉल किया गया और उनको बताया गया कि अफ़गानिस्तान मुज़ाकरात करने पर तैयार है। तो क्या अब तक रिपोर्ट्स हैं क्यों वो इब्तदाई अदवार जो है वो नाकाम हुए और उसके बाद क्यों अफ़गानिस्तान जो है वो आमादा हुआ इन मुज़ाकरात पर? बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने इनवाइट किया। और जो आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, ये बड़े अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में हो रहे हैं। जाहिर है, हम सब जानते हैं कि एक तरफ तालिबान की हुकूमत है जिसका जाहिर है रिट नहीं है पूरे अफगानिस्तान पर। इधर पाकिस्तान है जो डिटर्मिन्ड है कि अब हम जितने शोहदा के जनाजे उठा चुके हैं, अब हम इसमें से ज़्यादा हमारी टॉलरेंस नहीं है। तो इन हालात में पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक्स की थी वो बड़ी प्यूनिटिव स्ट्राइक्स थी और बड़ी फोकस थी और बड़ी वेल कैलकुलेटेड। लेकिन इसके बावजूद एज ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी मैं अर्ज करता चलूं कि आमतौर पर जो इस तरह के ऑफेंस लॉन्च करता है जैसे पाकिस्तान ने किया था, जो प्रिसाइज थे, वेल टाइम थे और वेल मेयर्ड थे, आमतौर पर वो अपनी सीज फायर नहीं करता। और सीज फायर इसलिए नहीं करता कि गुरिल्ला वॉरफेयर में आपकी जो गुरिल्लाज होते हैं जिन पर टारगेट किया जाता है वो अपनी लोकेशन चेंज कर लेते हैं, वो रीग्रुप कर लेते हैं, कैमोफ्लेज कर लेते हैं, अपने एसेट्स को छुपा लेते हैं या सिक्योर कर लेते हैं। इस वजह से उनको टाइम नहीं दिया जाता। बट इसके बावजूद आपने देखा कि हुकूमत पाकिस्तान ने ना सिर्फ टाइम दिया, पहले दोहा में मुज़ाकरात किए और बहुत ज्यादा डिमांड हमारी थी ही नहीं, लंबा चौड़ा डिस्प्यूट नहीं था। हमने सिर्फ ये कहा था कि जो आपकी जो सेंचुरीज हैं बॉर्डर पार अफगानिस्तान के, उनको रोकें। लेकिन जब ये फर्दर एक्सटेंड हुए तो तब मैं सस्पिशियस हुआ था कि ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये टाइम बाय किया जा रहा है। और टाइम इसलिए बाय किया जा रहा है कि हालात इस खित्ते के ऐसे हैं कि हिंदुस्तान बहुत एक्टिव है और जाहिर है वो इंगेज करना चाहता है अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ खास तौर पर। और मई के महीने से मैं अर्ज करता चला आ रहा हूँ कि उनके पास अब चॉइस सिर्फ प्रॉक्सी वॉरफेयर की ही रह गई थी। जब वो इंगेज करते हैं तो जाहिर है वो एक निगोशिएशन के लीवर के तौर पे मुझे लग रहा था कि अफगान तालिबान की हुकूमत इस्तेमाल कर रही है मुज़ाकरात। यानी वो हिंदुस्तान को बावर कराना चाहती है कि हमें तो ये सख्ती का सामना है, हमसे इंश्योरेंस मांगी जा रही है, हम पर ये प्रेशर है, तो इन द बार्गेन आप हमें क्या लिवरेज देते हैं या कैसे इसको कंपनसेट करते हैं। वो पहले मुझे लगा कतर में हुआ है, लेकिन उस वक्त तक शक था। उसके बाद जो इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए, जो 4 दिन का स्टे था, वो कैलकुलेट करें तो तकरीबन 92 घंटे का स्टे बनता है। और मैंने ये भी कैलकुलेट किया कि वो जितने घंटे मुख्तलिफ चारों दिनों में बातचीत हुई वो 50 घंटे बनता है। यानी इमेजिन करें इतनी एक्सटेंसिव कि 18-18 घंटे भी 24 घंटों में मुज़ाकरात हुए। और ऑब्वियसली हमें एक्नॉलेज करना चाहिए तुर्क ब्रदर्स को भी, जबकि एजेंडा सिंगल पॉइंट एजेंडा हो। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो मैं इस बैकग्राउंड इसलिए अर्ज किया कि ये पहले से एक केस सस्पिशियस था। अब आते हैं कि वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दोनों चीजें हैं, वो कर पाएंगे भी नहीं और शायद करना चाहते भी नहीं। अब क्यों नहीं कर पाएंगे? अभी ये एग्रीमेंट हुआ, इसको मैं एग्रीमेंट नहीं कह रहा, ये तो इसको कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ सीज फायर। बिल्कुल ये नहीं है। इस पे मेथोडोलॉजी वर्क की जाएगी अगली मीटिंग में कि स्कीम क्या होगी, मॉनिटरिंग कैसे होगी, वेरिफिकेशन कैसे की जाएगी। तो असल एग्रीमेंट तो होता ही तब है जब आपकी वेरिफिकेशन हो सके और दोनों इंटेंट करने के लिए कोई थर्ड पार्टी वेरीफाई कर सके कि आपने वायलेशन की है कि नहीं की है। एक बात, और मैं इसको नाम देता हूं AAA का, अश्योर्ड एक्शनेबल एग्रीमेंट। जब तक इमरान साहब ये अश्योर्ड एग्रीमेंट, एक्शनेबल एग्रीमेंट नहीं होगा, एग्रीमेंट का मतलब यही नहीं होता सिर्फ कि आपने साइन करके उठ जाना है, वो उस पर करेक्शन होना चाहिए और फिर उसके पास एक एश्योरेंस होनी चाहिए। दो जरूरी चीजें होती हैं इसकी रेसिपी के अंदर। क्योंकि हिंदुस्तान का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है इस वक्त, और आपने देखा एक्सरसाइज भी हो रही है जिसका आपने शुरू में जिक्र किया, तो ये सारे एनवायरमेंट इस मुआहदे की फेवर में नहीं जा रहे। और आखिरी इसके ऊपर ये है कि जो तालिबान है अफगानिस्तान में, उनका मुकम्मल कंट्रोल भी नहीं है। वो सिर्फ एक मेजोरिटी में उन्होंने कंट्रोल जरूर अफगानिस्तान पर किया मेजोरिटी, लेकिन वहां पे 20-22 जिसको कहते हैं ना पावर हब्स हैं, अपना अपना पुश एंड पुल करते रहते हैं और कोई किसी को एलिमिनेट नहीं करता। उसकी वजह यह है कि आखिरी वजह मेरी तरफ से यह है कि उनके लिए जो है वो इंस्टेबिलिटी ही स्टेबिलिटी है, जिसका मतलब ये बिल्कुल 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 बजा कहा आपने, बिल्कुल बजा कहा। आपकी तरफ आऊँगा मशरकी साहब। दो चीज़ें, एक तो ये कि ज़ाहिर के पहले पाकिस्तान ने इस वक्त हार्ड स्टेट बन के रिएक्ट किया, माजी में इस तरह का नहीं होता था, और बिलखुसूस अफ़गान हुकूमत के साथ मामलात में ये कितना बड़ा चेंज। और फिर दूसरा ये कि हाफिज़ गुलबहार
और कारी मज़ाहिम की हलाकत के बाद सूरत हाल किस हद तक बदली अफ़गानिस्तान की इन मुज़ाकरात के हवाले से। तीसरी बात अहम ये कि जो गारंटियर हैं, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान मुसलसल मुतालबा ये कर रहा है कि इन रिटर्न आप हमको दें ये जो मुआहिदा है जो इसके ऊपर बात की जाएगी, और यकीनन अफ़गानिस्तान इससे गुरेज कर रहा था, तालिबान हुकूमत इससे गुरेज कर रही थी। इन तीनों पॉइंट पर ज़रा आप थोड़ा सा बताइएगा हमें। पाकिस्तान ये बात जानता है कि इंडिया ने पहले भी माजी में जब 14-15 के करीब कौंसल खाने बना दिए थे पूरे अफगानिस्तान में, वो बेसिकली रॉ के ट्रेनिंग और टेरर कैंप थे, वो कौंसल खाने नहीं थे। दूसरी बात ये है कि आपको याद होगा कि अफगानिस्तान के अंदर इंडिया की जो पेनिट्रेशन थी उसको पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से दुनिया को भी एक्सपोज किया, और उसके बाद फिर जिस अंदाज में पाकिस्तान ने हेल्प की अफगानिस्तान की वो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन बदकिस्मती से मौजूदा अफगान अबूरी हुकूमत के अंदर जो दो एलिमेंट हैं वो बड़े क्रिटिकल है। एक एलिमेंट तो ये है कि जिसका ये ख्याल है कि शायद इंडिया की हेल्प के साथ वो पाकिस्तान के साथ कोई हैवी नेगोशिएशंस कर सकेंगे, जो कि पाकिस्तान की तरफ से बतौर हार्ड स्टेट, पाकिस्तान की तरफ से अंडर करंट रिजीम जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तरफ से बड़ा क्लियर है कि एक भी पाकिस्तानी की शहादत जो है वो कबूल नहीं की जाएगी, किसी भी हालत में टेररिज्म कबूल नहीं किया जाएगा, फितना हिंदुस्तान और फितना तो जो ख्वारिज है उसको माफी नहीं दी जाएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं ये समझता हूं कि आज जहां पर पाकिस्तान खड़ा है, पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की अफगानिस्तान के अंदर कि जी आप मुज़ाकरात को वन पॉइंट एजेंडा, जो मेन एजेंडा है कि देयर शुड नॉट बी एनी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। देखिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और उसके अंदर कोई माफी की गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान अपने बॉर्डर के अंदर किसी भी तरह की इन्फिल्ट्रेशन नहीं बर्दाश्त करेगा, किसी भी तरह की जो दरअंदाजी है उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, और ये पाकिस्तान की तरफ से बड़ा वाज़ेह पैगाम था। अब सूरत हाल ये है कि मौजूदा मैं ये समझता हूँ कि जिस अंदाज में अफगान तालिबान अब दोबारा से मजबूर हुए हैं मुज़ाकरात करने पर, उसकी सबसे अहम वजह यह है कि पाकिस्तान की तरफ से बड़ा स्ट्रिक्ट मैसेज चला गया, बड़ा क्लियर मैसेज चला गया कि जी हम अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम अफगानिस्तान के अंदर भी कार्रवाइयाँ करेंगे, चाहे वो नूर वली महसूद हों या जो भी हों। हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP जो कि बेसिकली रॉ के एक ग्रुप के तौर पे काम कर रहा है, जो कि फितना उल हिंदुस्तान और फितना उल ख्वारिज के तौर पर पाकिस्तान की और इस्लाम की जो सालमियत है उसके खिलाफ काम कर रहा है, तो उसको भरपूर टारगेट बनाया जाएगा। पाकिस्तान की ये जो जिसको कहते हैं रिजॉल्व है, इसने एक दुनिया को बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया। और जिस अंदाज में अफगान तालिबान ने तुर्किया के अंदर इन मुज़ाकरात को फेल किया पहले 4 अदवार में, उसके बाद हमने देखा कि कतर और तुर्किया समेत तमाम इस्लामी ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े थे जी कि अगर अफगानिस्तान जो है वो सिर्फ दहशत गर्दी की हमाजगा बनना चाहता है, अफगानिस्तान ये चाहता है कि वो हिंदुस्तान का एक कठपुतली बने, और अफगानिस्तान ये समझता है कि ये चंद अरब डॉलर की या चंद लाखों डॉलर की लालच के साथ वो पाकिस्तान या मुस्लिम दुनिया से दुश्मनी लेगा तो फिर पाकिस्तान के साथ खड़ी होगी मुस्लिम दुनिया। यही वो पैगाम था जिसने मजबूर किया अफगानिस्तान की हुकूमत को, अबूरी हुकूमत को, कि वो फौरी तौर पर पाकिस्तान से सीज करें और ये वादा करें कि जी इस सीज फायर एक्सटेंशन के दौरान, जिस तरह चिश्ती साहब ने कहा कि ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट है, इसके दरमियान कोई भी फितना और खारिज जो है अगर वो पाकिस्तान की सरहद के अंदर दरअंदाजी करेंगे तो पाकिस्तान को इख्तियार है कि उनके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई करे। एक बात बड़ी क्लियर है, वो ये है कि मैं अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत में बड़ी तब्दीलियां आती देख रहा हूं। मैं जिसको आप अंग्रेजी में रिजीम चेंज कह लें या कुछ भी कह लें, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह यह है कि खुद अफगान अबूरी हुकूमत के अंदर 3 बड़े धड़े हैं, जिसमें एक धड़ा ये समझता है कि इंडिया के साथ जो पींगे बढ़ाने हैं इसका नुकसान होगा, इसका बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी अफगानिस्तान को। एक धड़ा है जो ये बात वाज़े तौर पर जानता है कि काबुल और दिल्ली हमेशा दोस्त नहीं हो सकते, दिल्ली जो है वो दोस्ती की आड़ में छुरा घोंपेगा। दूसरी बात ये कि एक धड़ा ये बात मानता है कि पाकिस्तान ही की वजह से आप सोवियत यूनियन की जंग में फाते हुए, आपने अमेरिका को निकाला, लेकिन बगैर पाकिस्तान की मदद, बगैर पाकिस्तान की ट्रांजिट के जो सारा जो पाकिस्तान के रास्ते तमाम इनको तजारत है, तमाम गजा हर चीज तो पाकिस्तान के रास्ते जाती है। सो नामुमकिन है पाकिस्तान की मदद के बगैर अफगानिस्तान का सर्वाइवल। लेकिन चिश्ती साहब, कोई एक धड़ा तो ऐसा होगा ना जो कि सिर्फ अफगान अवाम की बात करे,
जो अफ़गान हुकूमत की बात करें, अफ़गान अवाम की फलाह बहबूद की बात करें, अफ़गानिस्तान की रिकग्निशन के हवाले से बात करें, अमन की आतशी की बात करें, ये सारे के सारे धड़े जो हैं ये सिर्फ इतने वॉरियर्स और अफ़गान अवाम जो है उनकी ज़िंदगी स्टेक के ऊपर लगी हुई है। अफ़गानिस्तान जो है बिल्कुल गारों की दुनिया में इस वक्त उस माहौल के अंदर है। तो कोई एक तो ऐसा धड़ा होगा जो नेशनलिस्ट होगा और उसके साथ साथ जो तरक्की चाहेगा। जी इमरान साहब, बदकिस्मती से ये अफगानिस्तान की हिस्ट्री ऐसी नहीं रही। आप जाहिर शाह ने मेरा ख्याल 40 साल से ज्यादा ऐसे हुकूमत की। आप उनकी हुकूमत का टेन्योर उठा लें, वो मोनार्की थी। फिर प्रेसिडेंट दाऊद आ गए, फिर और आते गए, तरकई आ गए, फिर बहुत सारे बाबर कामल आ गए, फिर सोवियत यूनियन आ गया, फिर उसके बाद अहमद करजई आ गए, फिर अशरफ गनी मतलब आप नाम मुजीबुल्लाह। लिखते जाएं। मुझे एक टेन्योर बता दें जिसके अंदर लोगों की एस्पिरेशन का, उनकी उम्मीदों का और उनकी तवक्कुआत का ध्यान रखा गया। यहाँ पर तो ये, जैसे मैंने पहले सवाल के जवाब में अर्ज किया था कि इनस्टेबिलिटी इज स्टेबिलिटी यहाँ पे इनके लिए, यहाँ जिसका मतलब ये है कि अगर यहाँ स्टेबिलिटी हो जाए तो वो तो फिर बाकियों के इंस्टेबिलिटी है। तो ये इस चीज को कैश करते आए हैं, इस इंस्टेबिलिटी को, क्योंकि ये कैश स्टार्व्ड कंट्री है जिसके पास पैसे नहीं होते। और पैसे ना होने की वजह ये है कि बैरन इलाका है, एग्रीकल्चर नहीं होती, इंडस्ट्री नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जिसको एक्सपोर्ट कर सके। जो है उसके अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ग्रुपिंग की वजह से, मिनरल्स और दूसरी वजह से। तो यहाँ पावर हब्स हैं, बुनियादी तौर पर एक दूसरे को पुश पुल करती रहती हैं। अभी आप देखिए, ये जाहिर है कंधार से ग्रुप उठा, इसने अफगानिस्तान के पूरे मेजॉरिटी इलाके पर कब्जा कर लिया। इन्हीं के खिलाफ फिर एक बाकी ग्रुप उठे, आईएसएस के उठे, दाइश के उठे, फिर आप नॉर्दर्न अलायंस देख लें, अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद जो हैं वो उठे, हिकमत यार हैं, बहुत सारे यहाँ पावर हब्स हैं जो एक दूसरे को पुश पुल करते रहते हैं। और बुनियादी एग्रीमेंट ना होने की वजह, इमरान साहब, वजह यही है कि एक तो उनके बस में नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर उनको पता है कि अगर हमने एग्रीमेंट कर लिया, जिसका मतलब ये है कि आपने टीटीपी को टारगेट करना शुरू किया या एलिमिनेट करने का प्लान किया, तो टीटीपी ज्वाइन हैंड कर लेगी दाइश के साथ, आईएसएस के साथ, नॉर्दर्न अलायंस के साथ, किसी के साथ भी, तो वो इस हुकूमत को टॉपल कर देगी। नहीं तो ये हुकूमत अगर टॉपल होती है और रिजीम चेंज होता है तो सूरत हाल तो फिर तब भी वही रहेगी ना। जी मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि वो भी कोई बार्गेनिंग ग्रुप होगा। कम बार्गेन करें या ज्यादा बार्गेन करें, आपके हक में करें या आपके खिलाफ करें, ये नहीं होगा कि जैसे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग, खासतौर पे फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड में दुनिया के लोग बसते हैं, चैन की जिंदगी गुजरते हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का सोचते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, वो नहीं होगा। फिर भी वो एक और ग्रुप आएगा जो जाहिर है उसके खिलाफ बाकी ग्रुप इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये अनसर्टेनिटी, बदकिस्मती से मैं कह रहा हूं कि इस मुल्क की किस्मत में लिखी गई है। मशरक़ी साहब, फिर इसका मतलब ये कि अफगान हमेशा वहां पर जो है ये रेंटेड टेरर का जो फिनोमिना है वो हमेशा जिंदा रहेगा वहां पर। बिल्कुल ऐसे ही इमरान साहब, देखिए वो जो अफगानिस्तान का तो सर्वाइवल ही एज ए रेंटेड गन्स हुआ। आप देखिए ना कि अफगानिस्तान की जो रशिया की इन्वेजन थी उसके बाद मतलब अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने जहां वो जंग लड़ी वहां पर वो उसकी कीमत वसूल करते रहे। और उसके ऊपर मुजाहिदीन के हवाले से देख लें या उसके बाद के हवाले से देख लें, ये हमेशा से रहा है। और ये फिनोमिना अब खतरनाक हद तक बढ़ गया है कि वहां पर जो जितनी भी तंजीमें हैं, चाहे वो दाइश हो, आईसिस हो, चाहे वो दूसरी टीटीपी हो या और जितनी भी हों, उन सब के साथ जो बेसिक जो उनके कोई ना कोई फाइनेंसर्स हैं, उनके कोई ना कोई वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स के पीछे वो उस के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए वो वहां पर बैठे हुए वहां पर प्रॉक्सी का काम करते हैं। अच्छा, इसका नुकसान ये हो रहा है कि दुनिया ये बात जान रही है, जो पाकिस्तान पिछले 3 साल से बता रहा है कि जी ये सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है कि पाकिस्तान के हमसाये के अंदर एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर कोई भी रेंटेड गन्स के तौर पर उनको यूज कर सकता है। और बदकिस्मती से देखिए, वो ईरान के लिए भी थ्रेट हैं, वो चाइना के लिए भी थ्रेट हैं, वो वस्ती एशियाई रियासतों के लिए भी थ्रेट हैं। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है, या बदकिस्मती कह लें कि पाकिस्तान डायरेक्ट इन्फेक्टेड होता है, क्योंकि पाकिस्तान उन अफगानिस्तान की 6 मुल्कों के साथ सरहद लगती है। 5 मुल्कों के अंदर अभी भी अफगानियों को वीजे के और पासपोर्ट के बगैर जाने की इजाजत नहीं, एक अफगानी नहीं बॉर्डर क्रॉस कर सकता। हमने मोहब्बत में, दोस्ती में पिछले 50 साल से उस बॉर्डर को ओपन रखा, उसकी कीमत हम चुका रहे हैं। अब बात यह है कि कीमत हमने चुकाई है, लेकिन अब अल्लाह अल्लाह करके हार्ड स्टेट पाकिस्तान बना, तो अब यहाँ से एक जो बेहतरी की रास्ता है, बेहतरी का एक जो विजन है वो इस वक्त हमारे सामने है।